Good morning, student. Today we will discuss on a chapter first, crop production and management, class 8th. Firstly, welcome to all in online classes conducted by Little Flower School, Gauriganj. तो फर्स्ट चैप्टर है वो है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, उससे पहले क्रॉप क्या है, व्हाट इज़ अ क्रॉप। When plants of same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop। मतलब जब हम एक बहुत बड़े एरिया में किसी सेम टाइप की फसल या सेम टाइप के प्लांट्स लगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्रॉप। अब वो गेहूँ का भी हो सकता है, वो चावल का वीट्स की भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। You already know that crop are the different type like vegetables and fruits की भी सकते हैं। अब ये क्रॉप प्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी लिविंग थिंग्स हैं, मेनली ह्यूमन या आप कह सकते हैं क्या कहते हैं, कुछ एनिमल्स जो क्रॉप यूज़ करते हैं अपने अंदर एनर्जी को गेन करने के लिए, इसीलिए क्रॉप प्रोडक्शन बहुत। अब इसमें हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन कैसे करते हैं, उसका मैनेजमेंट क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें नाइट्रोजन साइकिल, उसको पढ़ेंगे। यही 3 चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। उसके पहले एग्रीकल्चर, जो सबसे पहला आपकी बुक में पॉइंट है एग्रीकल्चर। टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक। They are wandering in the groups from place to place in search of food and shelters। मतलब 10,000 BC तक पीपल, इंसान में लोग रहते थे, वो घूमते थे प्लेस टू प्लेस सर्च फॉर फूड, खाने की खोज में और शेल्टर्स, रहने के लिए। शेल्टर्स उसे कहते हैं जो एक टेम्प्रोरी घर होते हैं, टेम्प्रोरी हाउसेस। वो वो खाते थे रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर द एनिमल फॉर फूड। और वो फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे और एनिमल्स का शिकार करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और उनसे फूड खाते थे। लेटर बाद में दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। बाद में उन्होंने कल्टिवेट किया लैंड को और राइस, वीट एंड अदर क्रॉप्स जो हैं वो क्रॉप्स को उन्होंने पैदा करना, मतलब आपको प्लॉटिंग करना स्टार्ट किया। तो 10 तब एग्रीकल्चर में, इसी को एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर में आप पहले क्या खाते थे, अब आपने क्या स्टार्ट कर दिया, ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं। अब हम अगला पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चर। व्हाट इज़ अ क्रॉप, जो मैंने भी आपको बताया। व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम टाइम kind are grown same type kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop of wheat means that all the plants grown in a field are that are wheat। You already know that crop are a different type like vegetable, fruit, cereals। These can be classified on the basis of season in which they grow। मतलब सीजन्स के बेसिस पे हम अपनी क्रॉप्स को, अपनी खेती को डिवाइड करते हैं। 2 सीजन्स होते हैं, आप जानते हैं मेनली, एक विंटर सीजन है, एक समर सीजन। तो इन्हीं 2 सीजन्स में हम अपनी क्रॉप्स को वो करते हैं क्लासीफाइड। अब देखिए खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स। अब इसी को हम पढ़ेंगे। एक खरीफ क्रॉप्स जो है वो मेनली आपकी रेनी सीजन में होती है और जो रबी क्रॉप्स हैं वो आपकी क्या कहते हैं विंटर सीजन में होती है। तो इन्हीं को हम पूरा का पूरा अपना डिस्क्राइब करेंगे कैसे क्या क्या होता है। खरीफ क्रॉप्स द क्रॉप्स विच आर सोन इन अ रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। पैडी, मेजे, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर द खरीफ क्रॉप्स। मतलब जो रेनी सीज़न होता है वो मेनली इंडिया में जून से सितंबर के बीच में जो क्रॉप आपकी प्लॉट की जाती है, जो क्रॉप आपकी जनरेट की जाती है, उसी को हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं। इसमें जून में इसकी आपको पूरी की पूरी फसल को बोया जाता है क्रॉप को, और सितंबर तक काट लिया जाता है। पूरा बीच का प्रोसेस है, उसमें अभी पढ़ेंगे, उस पर हम ध्यान देंगे।
Rabi crops are a in a winter season are called Rabi crop. That their time period generally from October to March. इनका जो टाइम पीरियड होता है वो जनरली जो है वो अक्टूबर से मार्च होता है, मतलब खरीफ का क्या होता है जून से सितंबर और इनका अक्टूबर टू मार्च। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि रबी क्रॉप्स के एग्जांपल्स जो हैं आपके वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड एक्सेट्रा पल्स और वेजिटेबल्स उसके साथ ही ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। मतलब जो पल्स और वेजिटेबल्स हैं ये भी डिफरेंट टाइप्स से डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग तरीके से उगाए जाते हैं। अब अच्छा, ये रबी क्रॉप्स का एग्जांपल जो मैं बता रहा हूँ वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, linseed. Beside these pulse may be vegetable during summer and rain. Basic practices of crop production. It's mean there are the basic steps. यही बेसिक स्टेप्स हैं जो हम क्रॉप प्रोडक्शन में फॉलो करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन मतलब तैयारी करना, सॉइल की तैयारी करना। शोइंग मतलब बीज को प्लांट करना। एडिंग मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स। इरिगेशन, प्रोडक्शन फ्रॉम बीड्स, harvesting and storing. These are the basic concept, these are basic steps which we followed in crop production. The preparation of soil. The preparation of soil is the first step before growing a crop. ये फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें हम सॉइल की प्रिपरेशन करते हैं। मतलब इसमें हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज टर्न टू सॉइल एंड लूजन इट। इसको हम थोड़ा सा सॉइल को अपनी लूज करते हैं। दिस अलाउ द रूट्स पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, जिससे जो हमारी जो प्लांट्स की रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो ज़्यादा डीप तक जाएँ। द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोवेव प्रेजेंट इन द सॉइल। जिससे जितनी डीप तक जाएंगे, जितने भी अर्थ सॉइल में जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म होंगे, जितनी भी आपकी माइक्रोस्कोप्स प्रेजेंट होंगी, वो सारी की सारी ईजिली जो है प्लांट्स में मिल जाएगी। और दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ अ फार्मर। ये सब दोस्त माने जाते हैं फार्मर किसान से। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टेलिंग और प्लॉटिंग। मतलब जो हम अपने सॉइल को लूज करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लॉटिंग और टिलिंग। ये देखिए दो जो आपको सामने फिगर बने हुए हैं, इन्हीं दोनों की हेल्प से हम इन ट्रैक्टर या बैल या अपने उसी की मदद से हम इसको खेत में, पूरी खेत में राउंड राउंड घुमाते हैं। तो जिससे क्या कहते हैं, ये हमारी जो सॉइल है वो लूजनिंग और टर्निंग होती है। अच्छा, दिस इज़ डन बाय यूजिंग प्लाउ। प्लाउ का यूज़ करते हैं हम सॉइल को लूज़ करने में। प्लाउज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। इफ़ वुड और आयरन का बना होता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाइंग। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसमें प्लाउ करने से पहले, प्लाउइंग करने से पहले उसमें वाटरिंग कर देते हैं। द प्लाउड फील्ड में भी है बिग पीसेज ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विद अ प्लैंक। फिर प्लैंक के से जो बड़े बड़े ठोके टाइप के होते हैं ना आपके पूरे के पूरे खेत में, उसको हम प्लैंक की मदद से उसको छोटे छोटे रब कर देते हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ये आप अभी इसमें चैप्टर में आपके नहीं है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ। एग्रीकल्चर एक प्लाउ है। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू साइज ऑफ ग्रेन टू गेट बेटर एल्ड। मतलब बीज डालने से पहले, सोइंग मतलब बीज को प्लांट करने से पहले, सीड्स को प्लांट करने से पहले हमने ये कंफर्म कर लेना है कि हमारा जो पूरा का पूरा खेत में जो जितनी भी आपकी सॉइल है वो पूरी तरह से लूज हो गई है और उसमें कोई बड़े बड़े टाइप के ठोके टाइप के नहीं, वो सब भी आपको छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक होने चाहिए। द मेन टूल यूज्ड फॉर दिस पर्पज इज प्लाउ, होई एंड कल्टीवेटर। कल्टीवेटर बना हुआ है, ये नीचे आप देखिए, ये जो नीचे बना हुआ है ग्रीन कलर का, ये कल्टीवेटर है। तो होई है, प्लाउ, इनकी वजह से प्लाउ। अब आप प्लाउ का फिगर देख लीजिए, ये प्लाउ शाफ्ट है, जिसको आप प्लाउ को हिंदी में हम बोलते हैं हल। अगर आपने सुना होगा हल, ये हल ही है एक। प्लाउ इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल etc. हॉय, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स। वीड्स का मतलब ये होता है जब हम अपने प्लांट्स, अपने
खेतों में जब प्लांट्स लगा देते हैं या सीड्स को प्लांट्स कर देते हैं तो होता क्या है कि उनके अगल बगल कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी निकल आते हैं, जिससे हम बोलते हैं घास, जिसे आप बोलते हो घास, जिसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं कि वो अनवांटेड प्लांट्स को हटाया जाए ग्राउंड से। इसी प्रोसेस को बोलते हैं आप वीड्स, रिमूविंग वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स। कल्टीवेटर ना पॉलिंग इज़ डन बाई, पहले हम लोग हल प्लाउ से ही करते थे, आजकल ये पॉलिंग प्रोसेस हम लोग कल्टीवेटर से करते हैं। अब आ गया हमारा अगला प्रोसेस सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर selected. Good quality seeds are clean and healthy. Seeds of a good variety. Good quality seeds are clean and healthy. Seeds of a good variety. Farmers prefer to use seed which is high end. मतलब हम अपने जो खेत में जो सीड्स डालते हैं हाई क्वालिटी का डालते हैं और बहुत ही सेलेक्टिव डालते हैं। इस चीज़ का हम पूरा का पूरा ध्यान रखते हैं। सोइंग मतलब प्लांटिंग ऑफ अ सीड्स एक्टिविटी है। ट्रेडिशनल टूल्स, अब ये मैंने आपको बताया, पहले हल यूज़ करते थे, अब कल्टीवेटर यूज़ करते, सीड ड्रिल यूज़ करते हैं। नाउअडेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। दिस टूल सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट अ प्रॉपर डिस्टेंस। मतलब इससे हम पूरे के पूरे अपने खेत में जो सीड्स रहते हैं प्रॉपर डिस्टेंस पे एंड प्रॉपरली उसको हम प्लांट कर लेते हैं। दिस प्रिवेंट डैमेज कॉज्ड बाय द बर्ड्स सोइंग बाय द यूजिंग द सीड ड्रिल्स टाइम एंड लेबर। अच्छा, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ये मतलब आपकी सॉइल्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या सॉइल की जो पावर होती है उसको बढ़ाने के लिए हम उसमें ऐड करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र। मैन्योर और फर्टिलाइज़र खाद होती है। मैन्योर को भी आप खाद कहते हैं। मैन्योर फर्टिलाइज़र में जो बेसिक डिफरेंस ये है कि मैन्योर जो है आपका वो खेतों में ही जनरेट किया जाता है, लेकिन फर्टिलाइज़र जो है वो लैब्स में जनरेट होता है। मतलब मैन्योर जो ये लोग जो कोई भी जानवर किसी तरह का जो मर जाते हैं या पुरानी तरह की जो मिट्टी जो सड़ जाते हैं, कोई भी चीज़ सड़ी हुई जब हम खेतों में डाल देते हैं तो वो मैन्योर कवर करती है। फर्टिलाइज़र आप लाते हैं और दुकानों से शॉप से लाते हैं, वो लैब्स में तैयार किया जाता है, वो डाला जाता है। ये केवल कंटिन्यूइंग ग्रोइंग ऑफ अ क्रॉप, मतलब ग्रोइंग पावर ऑफ अ सॉइल को बढ़ाने के लिए हम इसको मैन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड करते हैं। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेस द विथ न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। अगर आप मैन्योर या फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे तो प्लांट्स जो है वीक हो जाएंगे। व्हाट ऑफ द फर्टिलाइजर का केमिकल सबसे मैंने आपको बताया कि केवल लैब्स में बनाए जाते हैं, विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। लेकिन न्यूट्रिएंट्स की एक परफेक्ट क्वांटिटी होती है, बट दे आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। The use of fertilizer has helped farmers to get better yield of crops as wheat. Advantage of manure, अब it enhance the water holding capacity of a soil। ये वो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ा देता है सॉइल की। इट मेक्स द सॉइल प्रोअर ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी। ये मतलब छोटे छोटे होल्स बनाता है आपके सॉइल में, जिससे जो गैसेज हैं वो पास होती है। गैसेज पास होना बहुत ज़रूरी है। It increases the number of friendly microbes and it improves the texture of the soil। अच्छा, फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग। मतलब कैटल डंग मतलब जो गाय जो बैल आपका चलता रहता है खेतों में, उसका जो डंक होता है उसको उससे आपका ये मैन्योर प्राप्त होता है। ह्यूमन वेस्टेज एंड प्लांट। The fertilizer prepared in factory, manure can be prepared in the fields. Fields may be prepared. Fertilizer does not provide any humans to the soil. Manure provides a lot of humans to the soil. Fertilizer are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus, and potassium. Relatively less rich. Manure is relatively less rich in plants nutrients. Plant nutrients manure में कम होते हैं, but manure जो है वो नेचुरली बनता है। ये वैसे नेचुरली बनता है, इसमें किसी तरह की फैक्ट्रीज है इसका यूज़ नहीं किया था। इरीगेशन, नेक्स्ट प्रोसेस इरीगेशन। पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की, फिर सोइंग किया,
फिर एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर किया। अब हम बात करेंगे इरीगेशन। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। वाटर इज इम्पोर्टेंट। किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए वी ऑल नो वाटर इज इम्पोर्टेंट। सेम एज प्लांट्स भी एक लिविंग थिंग्स है, तो उनके लिए भी वाटर जो है बहुत ही नेसेसिटी है, वाटर की नीड बहुत ज़रूरी है। तो इरीगेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी प्रोवाइड वाटर टू आवर फील्ड, टू द और वी कैन से टू द प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। प्लांट्स के लिए वाटर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक लिविंग थिंग्स ह्यूमंस के लिए वाटर इम्पोर्टेंट है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स, जो प्लांट के रूट्स की तरह ऑब्जर्व कर लिया जाता है। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल एंड फर्टिलाइजर ऑल्सो ऑब्जर्व। अलॉन्ग विथ वाटर के साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर भी प्लांट्स की रूट्स की तरह एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर, 90% तक वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। इरीगेशन देखिए आपको दो प्रोसेस दिखा रहे हैं, ये एक प्रोसेस इधर दिखा रहे हैं जिसमें हम अब जैसे एक्चुअली बात ये है कि इरीगेशन के भी कई तरह के अब नए प्रोसेस शुरू हो गए हैं, मतलब नए तरह के फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं, जैसे स्प्रिंकल प्रोसेस है, स्प्रिंकल प्रोसेस, ड्रिप सिस्टम। तो इस तरह के प्रोसेस, ये स्प्रिंकल प्रोसेस जो पहले फिगर में आपको दिखा रहा है। देखिए सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, सोर्सेज ऑफ वेल्स, पहले हम कुओं से डालते थे, ट्यूबवेल से, पॉन्ड से, लेक से, रिवर, डैम्स एंड कैन। ये सारे के सारे सोर्सेज हैं, पानी के सोर्सेज। जहाँ जहाँ से पानी मिले वो सारे के सारे इरीगेशन के सोर्सेज हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन, पहले भाई पुलिस सिस्टम से हम वाटर जो है अपना बेल से वाटर अवेलेबल होता था, बेल से कुओं में हम पुलिस सिस्टम से वाटर निकालते थे और खेतों में डालते थे। फिर चैन पंप आया, फिर अब ट्रेडिशनल मेथड वगैरह, फिर ये पम्प्स आई कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, सोलर एनर्जी इज यूज टू टर्न। ये मोटरें जो हैं आपकी मेनली डीजल से चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी चलती है, सोलर एनर्जी से चलती हैं। इससे हम जो ये वाटर जो है अर्थ से निकाल कर हम खेतों में डालते हैं। स्प्रिंकल सिस्टम सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड, जहाँ पे ये जो लैंड है वो अनइवन होता है, वहाँ पे हम स्प्रिंकल सिस्टम यूज़ करते हैं। ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय द ड्रॉप एट अ पोजिशन ऑफ अ रूट्स, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इट इज़ अ बेस्ट टेक्निक फॉर द वाटर फ्रूट्स, मतलब जो फ्रूट टाइप के वाटर और फ्रूट टाइप के प्लांट्स होते हैं उनके लिए ड्रिप सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम। द सिस्टम प्रोवाइड वाटर टू प्लांट ड्रॉप बाई ड्रॉप, वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें वाटर का कोई वेस्टेज नहीं होता, इसीलिए बेस्ट टेक्निक मानी जाती है। इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, मतलब ये तरह का बहुत ही अच्छा प्रोसेस है जहाँ पे वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत पुअर है। वीड्स एंड वेटिंग, ये मैंने आपको बताया, जो इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट, मतलब जो अदर, जिसे आप हिंदी में बोलते हो घास, तो जो अनडिजायरेबल प्लांट जो नेचुरली अलॉन्ग विद अ क्रॉप आ जाते हैं, उन्हीं को हटाने के प्रोसेस को वीड्स कहते हैं। उन्हीं को हम वीड्स कहते हैं, और वीड्स को हटाने के प्रोसेस को रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। मतलब वीड्स क्या होते हैं, जो अनरिमूवल प्लांट्स आपके क्रॉप के साथ आ जाते हैं, उन्हें हम वीड्स कहते हैं, और इन वीड्स के हटाने के प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। और ये नेसेसरी है क्योंकि इससे जो है सॉइल की आपकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़राब नहीं होते, वो केवल आपके प्लांट्स को जाते हैं, वरना उसमें से कुछ परसेंटेज आपके ये अनडिजायरेबल प्लांट्स को भी जाते हैं, तो उन्हें हटाना जरूरी है। बीड्स आर आल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कार्ड, कुछ केमिकल की हेल्प से भी हम इस बीड्स के प्रोसेस को बीड्स प्लांट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग इज अ लास्ट प्रोसेस ऑन अ ग्राउंड। हार्वेस्टिंग मतलब काटना। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट ऑन द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट, जब आपकी फसल तैयार हो गई तो उसको काटना। जैसे आपकी जो खरीफ की फसल है, हमने बताया था अभी कि जून में होती है, सितंबर में तक रहती है, तो जून में उसको हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करना स्टार्ट करते हैं, और अब हमारी हार्वेस्टिंग का समय आ गया सितंबर में, जब उसे कट करते हैं तो कटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट cut close to the ground. It is usually takes 3 to 4 months for a श्रीपल of crop of mature। मतलब जब आपने क्रॉप को मतलब प्लांटिंग की थी उससे 3 to 4 मंथ बाद हार्वेस्टिंग प्रोसेस करते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाई स्टेप और बाई मशीन कॉल, मतलब या तो मैनुअली किया जाता है तो मशीन दिया जाता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द chaff।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेस्टिंग। हार्वेस्टिंग दिस इज कैरिड आउट द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कॉम्बाइन, मतलब मशीन से काटेंगे तो कॉम्बाइन स्टोरेज। अब सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो हमारी हार्वेस्टिंग हो गई, जब हमारा फसल कट के तैयार है, क्रॉप आपकी रेडी है, तो उसको स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। आप सुनते होंगे कि भाई कितने हज़ार टन गेहूँ, कितने हज़ार टन चावल ख़राब हो गया, तो ये हार्वेस्टिंग की स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स द फ्रेश क्रॉप्स हैज मोर मॉइस्चर, इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे में गेट स्पॉइल और अटैक बाई ओनर। मतलब जो फसल निकलती है, जो आपकी क्रॉप तैयार होती है, वो पहले बहुत ड्राई रहती है, तो उसे आपको थोड़ा सा पहले मॉइस्चर उसमें बहुत रहता है, तो उसे पहले ड्राई किया जाता है। अगर ड्राई नहीं करेंगे तो वो स्पॉइल हो जाएगी, अब ये फसल ख़राब हो जाएगी। ये रहा आपका स्टोरेज। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया है, वो है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल पहले मैं एक आपको फिगर में थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, फिर मैं एक पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा। उस वीडियो से आप पूरा का पूरा नाइट्रोजन साइकिल अच्छे समझ जाएंगे। नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है, देखिए नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उसमें 78% तक नाइट्रोजन होता है। बट ये नाइट्रोजन डायरेक्टली जो है वो किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा लिया नहीं जा सकता, मतलब डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, इनर्ट गैस होती है। इनर्ट जो होता है उसको डायरेक्ट जो है वो प्लांट्स या लिविंग या नॉन लिविंग थिंग डायरेक्ट नहीं ले सकते। इसके लिए क्या होता है, नाइट्रोजन पहले जो है वो रूट्स में जाता है पेड़ों की। अभी ये जो बात मैं बता रहा हूँ पूरी की पूरी वीडियो में दिखेंगे, इसलिए मेरे इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स में जो है प्लांट्स के रूट्स में जाता है। रूट्स में क्या होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गार में होते हैं। ये क्या करते हैं कि राइजोबोम जो है ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं और इनको क्या कहते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में। और ये प्रोसेस एक ये होता है कि नाइट्रोजन में जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन थी वो सॉइल में गई, सॉइल में जो रूट्स थे प्लांट्स के, उसमें जो राइजोबियम बैक्टीरिया था उसमें ब्लू ग्रीन एल्गार में इसको कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजन में, सॉरी अमोनिया में। फिर अमोनिया जो है नाइट्रोजन कंपाउंड और फ्रॉम्ड इन सॉइल, नाइट्रोजन कंपाउंड बन गया। यहाँ से ये प्लांट्स में जाता है। प्लांट्स में भी कई प्रोसेस जाता है प्लांट्स में भी कई प्रोसेस होकर इसमें, ये देखिए आपके जो बुक का मेन चैप्टर जो मैं आपको दिखाना चाहिए, नाइट्रोजन है। पहले आप यहाँ पढ़िए, नाइट्रोजन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नाइट्रोजन एसेंशियल है। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। 78% नाइट्रोजन इन प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, बट द लिविंग बिगिन कैन नॉट यूटिलाइज द नाइट्रोजन डायरेक्टली। मैंने बताया ना आपको, नाइट्रोजन जो है डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। लिविंग थिंग कैन यूज इट इन ओनली फॉर्म ऑफ कंबाइंड स्टेट, केवल एक कंबाइंड स्टेट के फॉर्म को ही यूज़ कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ conversion of atmosphere nitrogen into compound and making it available for plants is called nitrogen fixation। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स के जो रूट्स में जो राइजोबोम्स बैक्टीरिया होते हैं, ये ग्रीन एल्गार में इसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन अमोनिया में। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन रिच कंपाउंड। दीज बैक्टीरिया also help replace the nitrogen compound in the soil. Most nitrogen compound in soil would be quickly used up. The plant could not longer grow. The sequence in which nitrogen in atmosphere is passed into the soil and released back into the atmosphere is called nitrogen cycle। होता क्या है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आई, ये देखिए एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आई एटमॉस्फेयर से। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने प्लांट को प्रोटीन दिया, प्लांट ने उसे अमोनिया में कन्वर्ट किया। अमोनिया नाइट्रीफाइम बैक्टीरिया के हेल्प से नाइट्रेट्स में गया। नाइट्रेट्स और नाइट्रीज, ये दोनों नाइट्रीफाइम बैक्टीरिया की हेल्प से ये पेड़ों में जाते हैं, प्लांट्स में जाते हैं। फिर ये प्लांट जो है कुछ डायरेक्टली रिलीज़ कर देता है, कुछ जब एनिमल्स या इन्हें खा लेते हैं इन प्लांट्स को, तो जब वो मर जाते हैं, जब वो डेड कर जाते हैं, तो उनसे जो है नाइट्रोजन रिलीज हो जाता है। तो कुल मिला के ये साइकिल बनती है। पहले एयर से आया प्लांट्स में, एयर से आया सॉइल में, सॉइल से गया प्लांट्स में, प्लांट से गया फिर एयर में। इसी प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन
साइकिल। अब इस नाइट्रोजन साइकिल पे मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, इस वीडियो को आप सब ध्यान से देखिए। दिस इज अ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देखिए प्लांट्स ने नाइट्रोजन को डायरेक्ट लेने की ट्राई किया, बट डायरेक्ट नहीं ले पाया, फेंक दिया। अब देखिए दोबारा क्या हुआ। नो एंट्री। तो देखिए नाइट्रोजन नीड्स टू गेट कन्वर्टेड टू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। अब नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा प्लांट्स के रूट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये देखिए यही वो बैक्टीरिया है जो अब नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में। यही है जो ग्रीन एल्गार में रह रहा है नाइट्रो रूट्स के। इस प्रोसेस को देखिए अमोनिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन राइजोबियम की हेल्प से, राइजोबियम बैक्टीरिया की हेल्प से अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। अमोनिया को फिर बैक्टीरिया ने कन्वर्ट किया नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट्स में। ये लाइटिंग जो बिजली कड़कती है उससे जो प्रोसेस पूरा हुआ, सॉइल से रूट्स में आया, रूट्स ने कन्वर्ट किया नाइट्रेट्स में, तो बिजली जो कड़कती है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देती है नाइट्रोजनियस कंपाउंड में। एक दो प्रोसेस होता है, एक ये भी प्रोसेस होता है, ये डायरेक्ट कन्वर्टर नाइट्रेट्स में। अभी जा रही है प्लांट्स में। प्लांट्स ने सॉइल से ले लिया, प्लांट्स ने इनको प्रोटीन में कन्वर्ट कर लिया, एनिमल्स ने इन प्लांट्स को खा लिया, इन प्रोटीन्स को ले लिया। एनिमल्स ने डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सटीरिया कंटेन नाइट्रोजन वेस्टेज। अमोनिया फिर से रिलीज हो रही है।
ये पूरा नाइट्रोजन साइकिल था, फिर से गया और फिर से ये अब ये फिर से जो पूरी की पूरी नाइट्रेट्स हैं ये एटमॉस्फेयर में जाएगी। ये इसी तरह इसका परसेंटेज भी कंट्रोल। थैंक्स फॉर सीइंग दिस वीडियो।